देखने वालों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रियंवदा त्रिपाठी है और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है फोकस टू एजुकेशन विद प्रियंवदा। तो आज हम शिक्षा के सिद्धांत जो फर्स्ट पेपर है बीए पार्ट 1 का, उसकी सेकेंड यूनिट को स्टार्ट करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, जो जिसमें है शिक्षा के उपागम। तो हमारे सिलेबस में 4 उपागम दिए गए हैं: दार्शनिक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक व वैज्ञानिक। 5 उपागम है, इसमें से एक वैज्ञानिक भी है। तो हम आज सिर्फ 2 उपागमों के बारे में चर्चा करेंगे, इसलिए क्योंकि अगर सारे उपागमों पर चर्चा करने लगेंगे तो वीडियो बहुत ही बोझिल और लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 1 बाय 1 करके कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम दार्शनिक उपागम को जानेंगे, उसके बाद मनोवैज्ञानिक उपागम को। तो सब उसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि उपागम कहते किसे हैं, उपागम क्या होता है, उपागम से शिक्षा का क्या लेना देना है। तो जिन साधनों, स्रोतों या आधारों से हमें शिक्षा की सामग्री तक पहुंचा जा सकता है, उसे हम उपागम कहते हैं। तो शिक्षा ज्ञान एवं अनुभव को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। ज्ञान एवं अनुभव की प्राप्ति के लिए कुछ साधन, कुछ उपायों का सहारा लिया जाता है। इस प्रकार शिक्षा के उपागम से तात्पर्य उन साधनों, आधारों, स्रोतों से है जिनसे शिक्षा के विविध पहलुओं की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि जो शिक्षा के विविध पहलू हैं, जैसे समाजशास्त्रीय शिक्षा क्या है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा क्या है, ऐतिहासिक शिक्षा क्या है, तुलनात्मक शिक्षा क्या है, तो उसके लिए हमें उपागमों की ज़रूरत पड़ती है शिक्षा के क्षेत्र में। तो 5 उपागम हैं: दार्शनिक उपागम, मनोवैज्ञानिक उपागम, वैज्ञानिक उपागम, समाजशास्त्रीय उपागम तथा ऐतिहासिक उपागम। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दार्शनिक उपागम के बारे में। तो दार्शनिक उपागम में यानी फिलॉसफिक अप्रोच अब है। तो शुरू करते हैं। शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए एवं शिक्षा को ठीक प्रकार से समझने के लिए दर्शन की आवश्यकता होती है। यानी शिक्षा की दर्शन क्या है? दर्शन सभी विज्ञान की जननी कही जाती है। तो दर्शन को हम ऐसे देखेंगे कि दर्शन का सहारा लेके हम अपनी शिक्षण और अधिगम प्रक्रिया को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, या उसके गुण दोष को हम कैसे देख सकते हैं और अपनी शिक्षा को बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो प्रायः शिक्षा के विविध पहलुओं को अच्छे ढंग से समझने, विविध समस्याओं को सुलझाने के लिए दर्शन का आश्रय लेना पड़ता है। यानी कि जो हमें शिक्षा के हर स्टेज पे, जैसे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो या एडल्ट हो, तो जैसे कि प्राथमिक शिक्षा की क्या समस्याएं हैं, फिर माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के बारे में, और फिर उसके बाद उच्च शिक्षा आती है, उसके बारे में कि उस दर्शन की सहायता से हम उसे कैसे सुधार सकते हैं। तो दर्शन क्या है? दार्शनिक उपागम वो उपागम है जो हमें शिक्षा की सामग्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रेरित करता है। तो दर्शन जीवन मार्ग को प्रशस्त करता है, यानी हमें जीवन जीने का जो मार्ग होना चाहिए, जो तरीका होना चाहिए एक सभ्य सुव्यवस्थित समाज में, उसका तरीका हमें दर्शन से ही मिलता है। यह जीवन के आदर्शों से जुड़ा होता है। हमारे जीवन के क्या आदर्श हैं, समाजशास्त्रीय आदर्श क्या हैं, या जीवन में मनोवैज्ञानिक आदर्श क्या हैं, मूल्य क्या हैं, हमारे संविधान के में क्या नैतिक मूल्य दिए हुए हैं, या क्या प्रस्तावना दी गई है। तो उन सब में कहीं ना कहीं फिलॉसफी का रोल है, यानी दर्शन का रोल है। तो प्रत्येक जीवन दर्शन एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है। यदि विश्वास जीवन के लिए उपयोगी है तो उसका शैक्षिक महत्व अवश्य होता है। यानी ये प्रत्येक जो दर्शन है, जीवन दर्शन, वो एक निश्चित विश्वास पर आधारित होता है कि हमने ये विश्वास किया कि ये चीज़ ऐसी होगी, तो हम दर्शन के माध्यम से तर्क वितर्क करके उसको समझ सकते हैं। तो जैसा कि प्रमुख शिक्षा शास्त्री जेंटाइल ने लिखा है, बिना दर्शन की गुत्थियों से परिचय प्राप्त किए शिक्षा को समझना कठिन है। स्पेंसर का कथन है कि सच्चा दार्शनिक ही शिक्षा को व्यवहारिक रूप दे सकता है, कि एक सच्चा दार्शनिक जो है वही शिक्षा को व्यवहारिक, यानी हम अपने ज्ञान और व्यवहार में, समाज से, अपने पर्यावरण से जो सीखते हैं, वो दर्शन हमें बताता है कि वो हमें कैसे करना है और कैसे
सही है, क्या क्या गलत है, तो वो हमें दर्शन बताता है। शिक्षा और दर्शन की आपसी घनिष्ठता को स्पष्ट करने के लिए कुछ विचारकों के विचार प्रस्तुत हैं, जिनमें है पहला फिक्टे, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा का उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। यानी कि जब तक हम दर्शन की सहायता नहीं लेंगे तो हम कभी भी शिक्षा के उद्देश्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो जेंटाइल जी ने क्या कहा है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है। तो अगर हमें दर्शन नहीं होगा, हमें सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, या हमें मनुष्य बालक के विकास का नहीं ध्यान होगा। जैसे कि दर्शन हमें प्रशस्त करता है कि उसका विकास कैसे होता है, वो कब तर्क वितर्क करता है, किस स्टेज पे चाइल्ड या बच्चा जो है वो तर्क वितर्क होता है, या वो माँ के गर्भ से ही उसे सीखने को मिलता है। तो ये हमें दर्शन बताता है, उसकी पहुँच हमें दर्शन के द्वारा होती है। तो अब हम जानेंगे शिक्षा के मनोवैज्ञानिक उपागम के बारे में। मनोवैज्ञानिक यानी मन का, जो हमारे मन में छिपा हुआ है, मन, हमारे मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसे मनोवैज्ञानिक जब शिक्षा के क्षेत्र में जब हम उसे रिसर्च करते हैं या सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, जिससे हमें व्यक्तित्व के सिद्धांत मिलते हैं या फिर हमें बुद्धि के विकास, संवेगात्मक विकास, तो हमें मनोवैज्ञानिक उपागम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से शिक्षा के मनोवैज्ञानिक उपागम से तात्पर्य है शिक्षा को मनोवैज्ञानिक पर आधारित करना, यानी मन के विज्ञान पर आधारित करना। शिक्षा एक और तो जीवन के समस्त अनुभव और ज्ञान को कहते हैं। यह अनुभव और ज्ञान मनुष्य के अपने व्यवहार के कारण प्राप्त हुआ है। यानी शिक्षा में जो हम कहते हैं शिक्षा प्रक्रिया क्या है, ज्ञान को और हमारे व्यवहार को समझने की प्रक्रिया है। तो ये कैसे होता है, हमारे व्यवहार के, अगर हम व्यवहार जैसा करेंगे तो हम अगर कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हो गए हमें डांट, मतलब रिगार्ड देते हैं, बधाई देते हैं, और अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो उस पर हमें पनिशमेंट मिलती है। स्कूल में अगर हमने कभी कुछ गलत किया या आंसर नहीं दिया या कुछ हुआ तो हमें पनिशमेंट मिलती है। उसी प्रकार से शिक्षा मनोविज्ञान का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मनोवैज्ञानिक मानव और अन्य प्राणियों के व्यवहार और मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव और ये मनोविज्ञान होगा, मनोविज्ञान मानव और अन्य प्राणियों के व्यवहार और मानव प्रकृति का अध्ययन है। मानव प्रकृति के अनुसार मनोविज्ञान यह बताता है कि कब, किसे, क्या, कहाँ सिखाया जा सकता है। इससे शिक्षा और मनोविज्ञान में घनिष्ठ संबंध स्पष्ट होता है। मनोविज्ञान हमें क्या सिखाता है कि हमें कब से, यानी शैशवावस्था से, कि बाल्यावस्था से, किशोरावस्था से, तो कहाँ से हमें क्या सिखाया जा सकता है, समाज से या घर से या विद्यालय से। तो ये हमारा एक घनिष्ठ संबंध है शिक्षा और मनोविज्ञान के बीच में। मनोविज्ञान मानव और अन्य प्राणियों के व्यवहार और मानव प्रकृति का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है, मानव और अन्य प्राणियों के जो व्यवहार हैं और मानव प्रकृति का अध्ययन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ शिक्षा की प्रक्रिया में कोई कठिनाई उपस्थित होती है उसका विश्लेषण मनोविज्ञान द्वारा किया जाता है। यानी कि जब भी शिक्षा प्रक्रिया चल रही है, मतलब हमें औपचारिक चल रही है या अनौपचारिक चल रही है। औपचारिक शिक्षा में जब हम क्लास में होते हैं तो हमसे कुछ गलती होती है तो उस पर टीचर हमें समझाते हैं कि नहीं, ये ऐसे नहीं, इसका आंसर यह होगा, यह लिखने का तरीका ये होगा। तो इसी को हम समझते हैं कि कठिनाई उपस्थित होती है जब शिक्षा के क्षेत्र में, तो उसका विश्लेषण मनोविज्ञान द्वारा किया गया है। कक्षा में शिक्षण हेतु बहुत से विद्यार्थी होते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होता है। ऐसी दशा में शिक्षण कार्य पूरा करने के लिए अध्यापक के सामने कठिनाई होती है। बिल्कुल, जब हम अलग अलग व्यक्तित्व रखते हैं, अलग अलग सबकी पहचान है, किसी बालक का मानसिक विकास उस स्तर तक नहीं हुआ है कि वो उस चीज़ को सीख सके या जान चुके, या किस बालक की रुचि किस में है, तो उसके लिए हमें मनोविज्ञान सहायता प्रदान करता है। कुछ विद्यार्थियों में मानसिक एवं व्यक्तित्व संबंधी विषमताएं एवं जटिलताएं होती हैं। कुछ विद्यार्थियों में मानसिक, जो यानी कि बचपन से ही हुए, ये मतलब जैसे मंद बुद्धि बालक हुए तो, और कुछ विकार हो मनोरूपी, तो एवं व्यक्तित्व संबंधी विषमताएं जो हैं वह जटिलताएं
होती हैं, इसकी जानकारी मनोविज्ञान की सहायता से होती है। और तदनुकूल उपचारात्मक कार्य भी किया जाता है, फिर उसका उपचार भी किया जाता है। तो शिक्षक के लिए भी मनोविज्ञान ने केवल शिक्षार्थी नहीं, शिक्षक की शिक्षा की भी बात की है। तो जब शिक्षक उस हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा या अपने कौशल द्वारा वो छात्रों को समझ के उसकी शिक्षा प्रदान करेगा, तो वो मनोवैज्ञानिक उपागम के अंतर्गत आती है। तो एक शिक्षा शास्त्री ने कहा है, पेस्टोलॉजी जिनका नाम है, उन्होंने कहा था, मैं शिक्षा का मनोवैज्ञानिकरण करना चाहता हूँ, और इस कार्य में वह सफल हुआ। उसके शिष्य फ्रॉवेल और हर्बार्ट ने उसकी इच्छा को आगे बढ़ाया। बाद में मॉन्टेसरी, डीवी गांधी जी आदि शिक्षा शास्त्रियों ने अपनी शिक्षा योजना को मनोवैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। मनोविज्ञान उपागम के मुख्य योगदान को संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला है, शिक्षा बाल केंद्रित बन गई। दूसरा है, शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान मिल गया। शिक्षा बाल केंद्रित इसलिए बन गई क्योंकि मनोविज्ञान के कारण कि वो कहता है कि हमारे बालक का मन क्या है, हम उसे सिखाने जा रहे हैं, कुछ पढ़ाने जा रहे हैं, ज्ञान अर्जन करने जा रहे हैं, तो वो उसके मन को जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो बालक केंद्रित बन गई, यानी स्टूडेंट सेंटर बन गई। और दूसरी, शिक्षार्थी को प्रमुख स्थान मिला। शिक्षार्थी जो सीखने वाला है उसे प्रमुख स्थान मिला। और तीसरा है, सभी को समान शिक्षा न देकर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर शिक्षा देने का कार्य आरंभ हुआ। यानी कि जो अभी तक अगर हम वैदिक युग से देखें या अभी तक में देखें, तो जो शिक्षा चली आ रही थी उसको दूर करके, कि मतलब जो जिस हिसाब से जिसका व्यक्तित्व है, जैसा जिसका विकास है, उस हिसाब से उसके लिए शिक्षा का प्रबंध किया जाए। इसमें मनोवैज्ञानिक उपागम का बहुत बड़ा रोल है। चौथा है, शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान और शारीरिक विकास मात्र न रहकर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो गया, कि हमें व्यक्तित्व के हर पहलू से हमारा विकास हो, तो उसे सर्वांगीण विकास कहेंगे हम। पाठ्यक्रम में बालक की रुचि, योग्यता, अवस्था, आयु और झुकाव का पूरा ध्यान जाने लगा। पाठ्यक्रम में बालक की रुचि क्या है, उसकी रुचि यदि खेल में है, क्रीड़ा प्रदर्शन में है, या राइटिंग स्किल उसकी अच्छी है, या वो कलात्मक क्षेत्र में आगे निकल रहा है, वाद विवाद में वाक्पटुता उसकी अच्छी है, तो इसमें हमें मनोवैज्ञानिक अप्रोच ने बहुत बड़ा सहायता की है। और पाठ्यक्रम में ज्ञानात्मक विषय ही नहीं, पाठ्य सामग्री क्रियाओं को स्थान मिला। ज्ञानात्मक विषय ही नहीं है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान मिला, जैसे खेल कूद, सांस्कृतिक कार्य, यात्रा, सेवा कार्य और सैनिक क्रियाएं आदि। तो ये था दार्शनिक उपागम एवं मनोवैज्ञानिक उपागम। तो अब इस वीडियो को यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। आप लोग कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आए मेरी वीडियो तो लाइक कीजिएगा। नमस्कार।